और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमान ने चीन सीमा के करीब आसमान में अपने युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। एरावत प्रहार नाम के इस अभ्यास में सेना के दर्जनों हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारत के हवाई सुरक्षा कवच को परखा जा रहा है और एरावत प्रहार ने यह साबित कर दिया कि भारत के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र। भारतीय सेना के इन हवाई लड़ाकों ने जब एक साथ उड़ान भरी तो इनकी दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। दर्जनों हेलीकॉप्टरों की ये फौज एक खास मकसद को पूरा करने के लिए निकली है और ये मकसद है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी को परखने का। ये हेलीकॉप्टर हिस्सा बने हैं ईस्टर्न कमांड के हवाई युद्धाभ्यास एरावत प्रहार का। ईस्टर्न कमांड ने बुधवार को अपने हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने और अपने युद्ध कौशल को धार देने के लिए इस मेगा युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस युद्धाभ्यास में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। हथियारों से लैस रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सेना के जवान को एक तय जगह पर पहुंचाना था। जब ये सारे हेलीकॉप्टर अपने टारगेट की तरफ एक साथ बढ़ होती है जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन देश सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में आज सभी के जहन में सवाल है कि आखिर गर्मी का प्रकोप कब थमेगा। हाल ये है कि उत्तर भारत के 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान में कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है। गुजरात में भी पारा 45 के पार है। इसी गर्मी की वजह से शाहरुख खान भी डिहाइड्रेशन के शिकार हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अब सभी को इंतजार राहत की फुहारों का है, लेकिन उत्तर भारत से बादल अभी दूर है। हालांकि दिल्ली में सुबह शाम हवाओं ने चढ़ते पारे को जरा थाम रखा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी की संभावना जताई गई है। और देखिए, एक तरफ उत्तर भारत में गर्मी का रेड अलर्ट है तो दूसरी ओर दक्षिण के कई राज्यों में बादल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। केरल में जमकर बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई शहर बारिश से तरबतर हैं। हालांकि ये मानसून से पहले की बारिश है। केरल में आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ उत्तर भारत बादलों के इंतजार में है तो दक्षिण के राज्य भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट है। वो अभी अहमदाबाद के केडी अस्पताल में एडमिट हैं। उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से कल दोपहर एडमिट करवाया गया था। शाहरुख खान की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आज शाहरुख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अब कैसी है शाहरुख खान की तबीयत, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स, क्या होता है डिहाइड्रेशन जिससे शाहरुख खान बीमार हुए हैं, सब जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अहमदाबाद का यही वो केडी अस्पताल है जहां बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपना इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती शाहरुख को देखने के लिए उनकी पत्नी गौरी खान पहुंची। जूही चावला भी अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची और शाहरुख का हालचाल लिया। आपको बता दें कि पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। गुजरात के लिए मौसम विभाग ने 5 दिनों का रेड अलर्ट भी जारी किया है। मैच के लिए शाहरुख अहमदाबाद में आए थे। मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ शाहरुख होटल पहुंचे, लेकिन देर रात अचानक शाहरुख की तबीयत बिगड़ी और वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, जिसके बाद शाहरुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। गर्मी ज्यादा होने से शाहरुख डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार हुए।
ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर डिहाइड्रेशन क्या होता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कम पानी पीना डिहाइड्रेशन की बड़ी वजह होता है। कई बार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बिगड़ने पर भी ये समस्या हो सकती है। डायबिटीज या फिर डायरिया होने पर भी डिहाइड्रेशन की समस्या परेशान कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। ऐसे में उन सब्जियों और फलों का सेवन करना फायदेमंद होता है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए धूप या गर्मी में रहने की बजाय ठंडे तापमान में रहना चाहिए। फिलहाल सबकी नजर शाहरुख पर टिकी है। फैंस को उम्मीद है कि डिहाइड्रेशन के शिकार शाहरुख खान जल्द ही ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर के राज्यों में गर्मी जिंदगी के लिए चुनौती बन गई है, लेकिन लोग अपनी अपनी तरह से गर्मी से मुकाबला भी कर रहे हैं। लोग खुद तो बच ही रहे हैं, गर्मी से भगवान को भी बचाने के इंतजाम कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं जलती चुपती गर्मी के बीच कैसे जिंदगी की जिंदा दिली देखी गई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। गुरुवार में गर्मी से लोग बेहाल हैं। झुलसाने वाली गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर पर ही रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग दोपहर में धूप में जाने से बचें। यदि आपको जाना भी पड़ता है या काम भी करना पड़ता है तो मुंह को या सर को या टोपी को ढकें, चाहे छाते से ढकें। जो खास करके बहुत जरूरी है, पतले और फुल बाजू के कपड़े पहनना। यूजुअली लोग गर्मी में सोचते हैं कि मैं कम कपड़े पहनूं तो मुझे गर्मी कम लगेगी। नहीं, आपका हीट स्ट्रोक होने के चांसेस या हीट एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने आप को ना केवल पतले हवादार कपड़ों में, पूरे बाजू के कपड़ों में पहन के रखना है, साथ में आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। उसके लिए बार बार पानी पिएं पर्टिकुलरली, और रसेदार फलों का सेवन करें। गुजरात की बात करें तो यहाँ गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और लू की स्थिति बनी हुई है। वडोदरा में तो तापमान 44 के पार पहुँच चुका है। शहर में हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही तेज धूप में घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने लोगों को हीट वेव से सावधान रहने के लिए कहा है। अगले आने वाले 5 दिनों की हम बात करें तो पूरे गुजरात में मुख्य तौर पे मौसम ड्राई बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें अलर्ट्स की, तो अगले 5 दिनों के लिए जो मेजर कंसर्न है वो हीट वेव को लेके हम दे रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए नॉर्थ गुजरात में मुख्य तौर पे जो है अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव कंटिन्यू करेंगे। एंड सौराष्ट्र कच्छ में बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए जो है कई जगहों पे जो है हीट वेव होने की प्रोबेबिलिटी है। उधर राजस्थान के रेगिस्तान में आसमान से आग बरस रही है। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बॉर्डर के गांवों की बात करें तो यहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। वहीं गर्मी से राजस्थान के चूरू का भी हाल बेहाल है। दोपहर में यहां सड़कें सूनी हो जाती हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में सूरज के तेवर और तीखे होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें तो यहाँ भी पारा लगातार चढ़ रहा है। खास बात यह है कि इस धार्मिक नगरी में भक्त और भगवान दोनों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण, राधा, बलराम समेत सभी देवी देवताओं को गर्मी से बचाने के लिए चंदन का लेप किया जा रहा है। परंपरा के मुताबिक अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही गर्भगृह में 3 एसी भी लगाए गए हैं। सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनी को दही, छाछ, श्रीखंड, तरबूज, आम और अन्य पेय पदार्थों का भोग लगाया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के जंगलों में जानवरों के लिए जलकुंड बनाए गए हैं ताकि गर्मी में वो अपनी प्यास बुझा सकें। ऊधम सिंह नगर में ऐसे ही एक जलकुंड में बाघों का कुनबा पानी पीते देखा जा सकता है। यहाँ पानी पीने के लिए 5 बाघों का कुनबा आया, जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। वन विभाग की टीम जलकुंडों पर नजर रखती है। जैसे ही इसमें पानी कम होता है वो इसे भर देती है। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बाड़मेर से दिनेश बोरा
ऊधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है, वहीं कई जगहों से राहत वाली तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता में बारिश से लोगों ने चैन की सांस ली। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही मुंबई के लोगों का बारिश का इंतजार भी खत्म होने वाला है, यानी मुंबई में जल्द ही बारिश का सीन बनने वाला है। मुंबई के लोग गर्मी से परेशान हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कम वोटिंग की एक बड़ी वजह भी गर्मी रही। फिलहाल मुंबई में गर्मी के साथ उमस भी काफी है। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून महीने की 8 तारीख तक मुंबई में बारिश दस्तक दे देगी। गर्मी से आपको भले ही राहत मिल जाए, लेकिन मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दी है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बारिश विशाल आकार में आएगी। संभावना ये भी है कि मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान तक मानसून पहुंच चुका है। 30 मई तक मानसून केरल तक पहुंच जाएगा और फिर मुंबई समेत महाराष्ट्र में जोरदार बारिश होगी। अभी बारिश अंडमान में पहुंच गई है, 19 तारीख को ही पहुंची है और वो बारिश आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख तक, 30 मई तक ये बारिश केरला में दाखिल हो सकती है और उसके बाद एक 5-6 दिन के बाद या 7-8 दिन के बाद ये मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बारिश आ सकती है। इस साल जो बारिश होने वाली है, मौसम विभाग ने ऑलरेडी पहले से पूर्वानुमान दिया है कि सामान्य से अधिक बारिश हमारे मुंबई में या साउथ एंड नॉर्थ कोंकण महाराष्ट्र में होने वाली है। एक और मुंबई के लोग जहां बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में बादल जमकर बरसे। बारिश से मौसम का मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोलकाता के लोगों के लिए भी बादल की बूंदें राहत की सौगात लेकर आई। कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिससे गर्मी से परेशान लोगों ने चैन की सांस ली। गर्मी से राहत मिली है कोलकाता को, क्योंकि इस वक्त जो है भारी बारिश होने वाली है अगले 2-3 दिन और साथ में बहुत ही जल्द एक जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की एक अलर्ट है आईएमडी की तरफ से और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म कुछ ही दिनों में हिट करने वाली है बे ऑफ बंगाल को। और साथ में जो है कि साउथ बंगाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ में कोलकाता में ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट करेगी, ऐसी खबर आ रही है आईएमडी की तरफ से। कैमरा में गर्मी के इस मौसम में आम का सीजन भी शुरू हो गया है। बाजार में तरह तरह की वैरायटी के आम नजर आ रहे हैं। आज आपको दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में बताते हैं। दरअसल गुजरात के राजकोट में किसान दुनिया में सबसे महंगे मियाजाकी आम की खेती कर रहे हैं। ये 2.5 लाख रुपया कीमत होने का, ये आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए तो आज 3-4 साल से ये आम बिक रहा है और ये जापान का मैंगो है जो मियाजाकी सिटी है वहाँ का एक ही जगह पे ये होता है और ये पूरा वहाँ पे उसको नेट हाउस करके पूरा मौजूद के साथ किया जाता है और इसका प्रोडक्शन भी वहाँ कम है। इसकी वजह से इसका डिमांड ऑल वर्ल्ड में जो वो एक्सपोर्ट होता है जापान से तो वो ज़्यादा है। उसकी वजह से इसका रेट 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर ही है, इसका रेट हर साल रहता है। अब आपको भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा और शिवलिंग दिखाते हैं जो किसी मंदिर के अंदर नहीं बल्कि मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसमें भी आगे दोनों ही ये खासियत है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो आखिर क्या है भोले की प्रतिमा और शिवलिंग की विशेषताएं, क्यों उदयपुर में उन्हें अनुपम कलाकृति कहा जा रहा है, ये सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोलेनाथ की ये अनुपम मूर्ति किसको याद नहीं। झीलों के शहर उदयपुर के नाथ द्वारा में साल 2022 में ये भव्य और बेहद ऊंची प्रतिमा दुनिया की नजर में लाई गई। करीब 10 साल की अथक मेहनत के बाद तब उसे तैयार किया गया था और इसे नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ का, जो मूर्ति कला की शानदार और नायाब मिसाल है। तो जहाँ भोले बाबा की ये भव्य और दिव्य मूर्ति देश दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं उदयपुर के फतेह में भगवान शिव और शिवलिंग की ये कला भी बेहद जुदा है। गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। जहां स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, ऐसे में कहने को फतेह स्कूल परिसर में ड्रीम लैंड नाम का मेला लगा है, जहां कई खेल, खाना पीना और तरह तरह का एंजॉयमेंट लोग करने भी आ रहे हैं।
मगर इस बीच भोले बाबा की प्रतिमा और शिवलिंग का आकर्षण खासकर उनको अपनी तरफ जरूर खींच ले रहा है। वो न केवल भोले बाबा के इस नायाब शाहकार को निहार रहे हैं, बल्कि उनके साथ अपनी यादों को भी कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे। मेला आयोजकों के अनुसार दरअसल इस नायाब प्रतिमा और शिवलिंग को जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट कारोबारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया। इन दोनों को वेस्ट आयरन को गलाकर बनाया गया है। जहां शिव प्रतिमा का वजन 7000 किलो है तो शिवलिंग 1200 किलो वजन का है। प्रतिमा का हर पार्ट अलग अलग है, जिसे 4 ट्रकों में भरकर पहली बार उदयपुर की धरती पर लाया गया। क्रेन की सहायता से 5 दिन में प्रतिमा और शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया। इस प्रतिमा की लंबाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है, जबकि प्रतिमा के पास ही 41 फीट से भी ज्यादा लंबा त्रिशूल और डमरू भी है। अपने आप में अनूठी इस प्रतिमा और शिवलिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। मेला आयोजकों का भी मानना है कि वेस्ट मटेरियल की उपयोगिता को समझने, उसका क्रिएटिव इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी मिसाल शिव की प्रतिमा और शिवलिंग पेश कर रहे हैं। यहाँ से लाने से इसे कि उदयपुर जनता को भी एक सैंपल मिलना चाहिए कि आप वेस्टेज के आइटम बेच देते हो, चंद पैसों के चक्कर के अंदर कबाड़ियों में बेच देते हो, तो आप इस पैसों से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। इससे आप नई नई चीजें बना सकते हो। जैसे हमारे पीछे डायनासोर बना है, वो भी वेस्टेज से ही बना हुआ है। ये भी महादेव जी की मूर्ति वेस्टेज से बना है। जैसे आप कुछ भी अपने छोटा आइटम बड़ा आइटम भी बना सकते हो। ऐसे कबाड़े में भी बेच के एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन करो बस। यही वजह है महादेव की इस खूबसूरत और नायाब प्रतिमा को बनाने के पीछे की। जाहिर है वेस्ट मटेरियल के उम्दा इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने की ये कला अच्छी ही नहीं, सराहनीय भी है। फिलहाल तो इस मेले में आ रहे लोगों को भगवान शिव का ये अनोखा स्वरूप काफी पसंद आ रहा है। राजस्थान के उदयपुर से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस वाले कार लेकर मरीजों के बीच इमरजेंसी वार्ड में घुस गए। अब ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इमरजेंसी वार्ड में पुलिस की जीप देखकर वहां भर्ती मरीज और उनके परिवार वाले हैरान रह गए। इस दौरान वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाकर स्ट्रेचर हटाता नजर आया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ सके। असल में अस्पताल में छेड़छाड़ के एक मामले में हंगामा हो रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ऐसे में पुलिस वालों ने आरोपी को पकड़ने के लिए गाड़ी समेत इमरजेंसी वार्ड में ही घुस गए। फ्रांस में चल रहे कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारे तो अपना जलवा भी खेल रहे हैं, लेकिन रेड कार्पेट पे 2 ऐसे भारतीयों ने खूब शोहरत बटोरी जो पूरी तरह आम है। छोटे शहरों से आते हैं ये। पहला नाम है उर्मिमाला बरुआ, जो कान फिल्म महोत्सव में रेड कार्पेट पे चलने वाली पहली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता निर्देशक बनी। और दूसरा नाम है नैन्सी त्यागी का, जिन्होंने खुद का सिला हुआ गाउन पहनकर इतिहास रच दिया। त्यागी का ये कमाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया है। बावजूद इसके उनके डिजाइन किए गए ड्रेस को देश से लेकर विदेश तक पसंद किया जा रहा है। यहां तक कि फिल्म स्टार्स भी इस टैलेंटेड यंग गर्ल के मुरीद हो गए हैं। नैन्सी अब सोनम कपूर के लिए ड्रेस भी डिजाइन करने जा रही हैं। जहां तक बात कान महोत्सव में उनके धमाल मचाने की है तो नैन्सी ने अपने डिजाइन किए गए 2 रेड कार्पेट ड्रेस को पहनकर दिखा ही दिया है कि वो किसी से कम नहीं। जिस पहले ड्रेस को पहनकर उन्होंने रेड कार्पेट पर वॉक किया वो पिंक रफल्ड गाउन है, जिसे बनाने में नैन्सी को 30 दिन लगे। नैन्सी ने 1000 मीटर कपड़ा लिया। 1 महीने में 20 किलो का ये बेहतरीन गाउन उन्होंने तैयार किया। तो नैन्सी की जिंदगी का वो हसीन सपना पूरा हुआ जो उन्होंने देखा ही नहीं था। खैर, नैन्सी ने अब सपने देखने और पूरे करने शुरू कर दिए हैं और उन्हें साथ ही साथ पूरा कैसे कर रही हैं वो आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही नैन्सी ने उन तमाम यंग जनरेशन को अपने सपने पूरे करने की राह दिखाई जो जिंदगी में अभाव के बावजूद कुछ कर गुजरना चाहते हैं। नैन्सी त्यागी से हमने खास बातचीत की है, देखिए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, नैन्सी त्यागी। देखिए, अगर आपने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में नैन्सी त्यागी को मिस कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, आपने कुछ नहीं देखा। राइट नाउ नैन्सी त्यागी सिटिंग नेक्स्ट टू मी। नैन्सी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और यकीन मानो मेरा कि पूरा देश इस वक्त एक ही सवाल पूछना चाहता है तुमसे, और वो ये कि ये कैसे किया नैन्सी ने? नैन्सी कान में कैसे पहुंच गई? नैन्सी की इंस्पिरेशन क्या रही और नैन्सी को ये आइडिया कहाँ से आया? नैन्सी को जब इतना सपोर्ट मिला ना लोगों को, तो फिर लगा अभी तो सब कुछ बनाना पड़ेगा। अभी कुछ आता हो या मत आता हो, अभी लोगों को अलग अलग लेवल की चीजें देखनी है।
तो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये नहीं था एक भी कि ये नहीं बनेगा। अभी वो इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं तो सब बनेगा, सब मैं सीख रही हूँ फटाफट। अभी उनके लिए भी बनाऊंगी बहुत सारे। कान फिल्म फेस्टिवल पर आते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल का फर्स्ट लुक, और ये कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, कहाँ से कपड़ा लाया, कितना वक्त लगा डिजाइन करने में? पता है, मुझे 4 महीने पहले मेरे एजेंसी से कॉल आया कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि तू कान जा रही है, तो मेरे पास उन्होंने कहा अपने ड्रीम आउटफिट बना ले 4-5। तो मैंने कि अभी मुझे ऐसा कुछ बनाना है जो मैंने आज तक नहीं बनाया। वो तो 2 महीने ना मेरे सोचने में ही निकल गए कि मैं क्या बनाऊं और किस कलर में बनाऊं। मेरे पास जब 2 महीने बचे तो मुझे 4 आउटफिट का टाइम मिला बनाने का। तो मैंने 3 रेड कारपेट लुक रखा और एक मैंने ये वाला बनाया जो मेरे अभी पेज पे नहीं आया है। ये मेरा कान का 4th आउटफिट है और ये सस्टेनेबल फैब्रिक है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन। तो अभी ये फैब्रिक के मैं और भी कपड़े लेके आऊंगी, पर मैंने 4th अपना आउटफिट यही रखा है। अभी मेरा जो मेन रेड कारपेट वाली वाइब वाले थे वो मेरे 3 थे, मैंने 2 तो पोस्ट कर दिए हैं। अभी आज जाएगा एक लाइव, वो ब्लैक वाला आउटफिट है। लोगों को सारे अच्छे लग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये भी पहन सकती थी तो फर्स्ट वाले दिन, मेन वाले दिन। तो सब लोगों को एक से बढ़ के एक लग रहे हैं, और जो फिर लोग ये प्यार दिखा रहे हैं ना, इसी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिल रही है कि अभी इससे भी तगड़ा कुछ, अभी इससे भी तगड़ा कुछ, इससे भी तगड़ा बना दूंगी, ऐसा डिजाइन करूंगी कि लोग याद रखेंगे। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। जोर आजमाइश 6ठे और 7वें चरण के लिए लगातार की जा रही है। तमाम नेता पूरे ताकत झोंक दिए हैं, लेकिन रैलियों और चुनाव प्रचार के दरमियान जब कुछ फुर्सत के पल मिलते हैं तो कुछ मजेदार तस्वीरें भी सामने आती हैं। देखिए वो तस्वीरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मुंह मीठा हो जाए तो हर्ज ही क्या है। चुनावी रैलियों से फुर्सत मिली तो तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने बीच आसमान चौपर में ही केक काटकर जश्न मना लिया। इस सेलिब्रेशन के दौरान दोनों नेताओं की बातचीत भी काफी मजेदार है। और सभी हमारे जितने भी बिहार के जनता है जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, खास करके युवा, महिला, सभी को हमारे तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से। मुकेश साहनी ने बातचीत में तेजस्वी यादव से कहा कि आज हम दोनों की 205 सभाएं पूरी हो जाएंगी। आपका तो हो चुका है, लेकिन मेरा पहली बार डबल सेंचुरी पूरा हो रहा है। आपको 200 का केक का कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। केक की मिठास अपनी जगह, लेकिन चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना भी जरूरी है। अब वो चुनावी रैली में हो या फिर केक काटने के दौरान। केक काटने के दौरान साहनी ने विपक्ष पर तंज कसा। बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस पर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। हेलीकॉप्टर से दोनों ने विपक्ष पर तंज कसा तो अजय आलोक ने दोनों को ही दीवाना करार दे दिया। 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। अरे भैया, ढूंढते रह जाओगे, आशियाना नहीं मिलेगा। जनता की नजरों से उतर गए हो। हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं और बात करते हैं समाजवाद की। 200 सभा पूरी कर चुके हैं। पूरा शौक कर लीजिए जनता के पैसों से। ये लूट का ही पैसा है जिससे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। और तेजस्वी बाबू, आपकी तो संस्कृति ही बदल गई है। केक काट रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोरिया बिस्तर बंद कीजिए, जेल जाने का समय आ रहा है। जेडीयू ने भी इस वीडियो पर निशाना साधा और तेजस्वी के बहाने लालू पर निशाना साध दिया। हेलीकॉप्टर में मुकेश साहनी और तेजस्वी की ये जुगलबंदी नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी ने मछली पार्टी का वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में संतरे खाने वाला वीडियो भी काफी चर्चा में था, जिसे तेजस्वी ने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिंदगी दो पहियों वाली साइकिल है, संतुलन बनाए रहिए और आपको चलते रहना है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।